दिल्ली चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के सामने अब एक नई चुनौती है, मुख्यमंत्री को चुनना और मंत्रिमंडल का गठन करना। नतीजों के बाद से जो नाम सुर्खियों में है, आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की बैठक में उन पर मंथन हुआ। इस दौरान माना जा रहा है कि करीब करीब मुख्यमंत्री चेहरे पर मोहर लग चुकी है, सिर्फ और सिर्फ ऐलान बाकी है। भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। और दिल्ली में कमल खिल चुका है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन अब भी चुनौती उस चेहरे को ढूंढने, समझने और पहचानने की है जिसे दिल्ली की गद्दी सौंपी जाएगी, जिसे 1.25 करोड़ जनता का लीडर बनाया जाएगा। उस पर पिछले 4 दिनों से मंथन चल रहा है। खुद अमित शाह जेपी नड्डा के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अब तक कुल 20 से 25 विधायकों की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हो चुकी है। मीटिंग का ये दौरा लगातार जारी है। दावा किया जा रहा है कि जीते हुए एमएलए में से ही सीएम बनेगा। सीएम रेस में सांसद शामिल नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष से कई विधायक मिल चुके हैं। मुख्यमंत्री पर बीजेपी का महामंथन जारी है। अब 16 फरवरी को विधायक दल की बैठक होनी है और इसी बैठक में उस नाम से पर्दा उठ जाएगा जिसे दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। सभी विधायक माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अगले 2 दिन में मिलेंगे। सबको होता है नहीं जीतने के बाद कि हम जाके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से मिलें, तो सबको मिल रहे हैं। इसकी कोई सस्पेंस वाली बात है नहीं है। ये गुटबाजी के सीधे संकेत हैं। 10-10 की टुकड़ी में गुट मिल रहे हैं क्योंकि ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, आपस में इनसे डिसीजन नहीं हो पा रहा कि सीएम कौन बनेगा। इनके आपस में लड़ाई चल रही है। यानी मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद बीजेपी दिल्ली में भी चौंकाने वाली है। दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, कैसा होगा, इन सवालों से इतर अब आपको हम वो बताने जा रहे हैं जिसकी चर्चा अभी तक आपने सिर्फ सुनी ही नहीं होगी। दिल्ली में मुख्यमंत्री फेस पर मंथन के बीच चर्चा योगी आदित्यनाथ की चल रही है। राजधानी की जनता दिल्ली में योगी जैसे मुख्यमंत्री की उम्मीद लगाए बैठी है और भविष्य में अरविंद केजरीवाल को चुनौती देने के लिए बीजेपी भी ऐसे ही चेहरे की तलाश में है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के चेहरे के रूप में बीजेपी के बड़े ब्रांड है। सीएम के रूप में उनके सख्त फैसले भी काफी ज्यादा पसंद किए जाते हैं। चाहे बुलडोजर एक्शन हो या माफियों का इलाज, कुछ इसी मिजाज के चेहरे पर मंथन किया जा रहा है क्योंकि डिमांड जनता की तरफ से आई है। हमें दिल्ली में भी योगी जैसा नेता चाहिए जो दिल्ली का विकास और डेवलपमेंट फास्ट कर सके। हमारे को योगी जैसा सीएम चाहिए, क्योंकि उसने यूपी में अच्छे काम किए हैं, तो दिल्ली में भी अच्छे काम हो। जनता की डिमांड के बीच बीजेपी भी योगी आदित्यनाथ जैसी छवि वाले चेहरे पर मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि दिल्ली में किसी धाकड़ चेहरे को सीएम के रूप में चुना जाए, जिससे आने वाले वक्त में आम आदमी पार्टी की चुनौती को कम किया जा सके। दरअसल वोट प्रतिशत में ज्यादा फर्क नहीं है। आम आदमी पार्टी को 43 और बीजेपी को 45% वोट मिले हैं। अरविंद केजरीवाल मजबूत विपक्ष की भूमिका में है। ऐसे में बीजेपी चाहेगी कि दिल्ली की गद्दी पर एक ऐसा शख्स बैठे जो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर तेज तरार हो, ताकि भविष्य में भी केजरीवाल के लिए राजधानी का दंगल जीत पाना मुश्किल कर दिया जाए। दिल्ली में ऐतिहासिक जीत के बाद अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने भारी भरकम चुनावी वादों को पूरा करना होगा, जिसमें सबसे पहला नंबर 3 साल में यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट निर्माण है। यमुना मैया की, यमुना मैया की, यमुना मैया की। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी का बीजेपी मुख्यालय में लगाया गया ये नारा महज नारा नहीं था, बल्कि यमुना को साफ करने का नई सरकार को स्पष्ट शब्दों में एक तरह से निर्देश भी था। दिल्ली में नई सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर यमुना को साफ सुथरा भी करेंगी और यहाँ पर साबरमती की तरह ही एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। क्योंकि बीजेपी ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में जनता से केजरीवाल के अधूरे वादों को पूरा करने का वादा किया था, यमुना की सफाई और रिवर फ्रंट के निर्माण का भरोसा दिया था। ऐसे में अब इस दिशा में पहल भी शुरू हो गई है। सूत्रों के अनुसार यमुना रिवर फ्रंट बनाने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा शुरू हो चुकी है। साबरमती रिवर फ्रंट बनाने वाली कंपनी से बातचीत चल रही है। यमुना रिवर फ्रंट के लिए प्रोजेक्ट तैयार किया जाएगा। फिलहाल यमुना की सफाई के लिए रोड मैप तैयार हो रहा है। माना जा रहा है कि दिल्ली में साबरमती जैसा रिवर फ्रंट बनेगा। रिवर फ्रंट यमुना नदी को आकर्षक बनाने वाला होगा। यहाँ लोगों के लिए फ्री वॉकवे, साइकिल ट्रैक, एम्फी थिएटर, रेस्टोरेंट, बोटिंग जैसी सुविधाएं भी होंगी।
इसे साबरमती रिवर फ्रंट की तरह ही पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके लिए न तो बजट की कोई समस्या होगी और न ही इसे धरातल पर उतारने को लेकर कोई संशय है। दरअसल पीएम मोदी और अमित शाह का फोकस दिल्ली की जनता के लिए यमुना को साफ और पीने लायक बनाने पर है। ऐसे में दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही इसको लेकर निर्णायक फैसला किया जाएगा। यमुना रिवर फ्रंट कैबिनेट के एजेंडे में टॉप पर रहेगा, जिसकी हलचल भी अभी से शुरू हो गई है। वांटेड को भगाकर वांटेड बने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह की मुश्किलें अब बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अमानतुल्लाह के घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है, तो दूसरी तरफ 12 से अधिक ठिकानों पर पुलिस छापेमारी की भी खबर है। दावा है कि अमानतुल्लाह का फोन बंद है और वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे हैं। हालांकि कुछ सूत्रों का दावा ये भी है कि वो पंजाब में छिपे हो सकते हैं। इन सब के बीच अमानतुल्लाह ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा के नाम एक लेटर लिखा है। इस लेटर में क्या है, पुलिस का क्या कहना है, पूरा अपडेट समझते हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जवान लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रहे हैं। अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी के लिए अब तक 12 लोकेशन पर छापेमारी की खबरें, जिनमें दिल्ली, पश्चिमी यूपी और राजस्थान के ठिकाने शामिल हैं। गिरफ्तारी के लिए लोकल इंटेलिजेंस के अलावा टेक्निकल टीम की भी मदद ली जा रही है। ये जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो संपर्क किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है उनको ट्रैक करने की। अभी तक कोई संपर्क नहीं हो पाया। हालांकि अमानतुल्लाह की तरफ से दावे कुछ और ही हैं, जिन्हें जानकर पुलिस भी हैरान है। अमानतुल्लाह की टीम की ओर से पुलिस कमिश्नर को लेटर लिखने की बात कही गई, जबकि पुलिस कमिश्नर किसी भी लेटर के मिलने से इनकार कर रहे हैं। अमानतुल्लाह ने दावा किया कि मैं ओखला विधानसभा इलाके में ही हूं, जबकि पुलिस के मुताबिक वो फरार हैं और गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। अब सवाल ये है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि चिट्ठी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी है, लेकिन मुझे मीडिया सूत्रों से ही मिली, मेरे पास अभी कोई चिट्ठी ऐसी नहीं है। यानी दिल्ली पुलिस कह रही है कि कोई चिट्ठी नहीं मिल रही, जबकि अमानतुल्लाह की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में लिखा है कि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र ओखला में ही हूँ, मैं कहीं भागा नहीं हूँ। दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे केस में फंसा रहे हैं। जिस व्यक्ति को दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने आई थी वो पहले से जमानत पर है। जब उसने अपने कागज दिखाए, पुलिस ने अपनी गलती छिपाने के लिए मुझे झूठे केस में फंसाने लगी। सवाल यह है कि अमानतुल्लाह अगर गलत नहीं तो पुलिस से भाग क्यों रहे हैं, और पुलिस को मेल की गई चिट्ठी अगर मीडिया को मिल गई तो पुलिस कैसे कह रही है कि कोई लेटर मिला ही नहीं। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बाद कौन, ये सवाल विधानसभा चुनाव से पहले अब उठने लगा है। दावा किया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जगह उनके बेटे अब राजनीति में एंट्री करेंगे, जिसको लेकर बिहार में पोस्टर वॉर शुरू हो चुकी है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाकर सीएम नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत पर हमला बोला गया। पोस्टर में सीएम नीतीश और निशांत की तस्वीर है, जिस पर लिखा है राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स से शुरुआत हो गई है। ये पटना में बीजेपी ऑफिस के बाहर एक पोस्टर लगा है, जिसमें निशांत कुमार जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं, उनकी एक तस्वीर लगी है, और दूसरी तरफ रवि गोल्डन कुमार जो कि हरनौत से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। पोस्टर के जरिए कांग्रेस नेता ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हरनौत से निशांत कुमार चुनाव लड़ेंगे तो उनके खिलाफ मैदान में पार्टी उन्हें उतारेगी। हालांकि इस पोस्टर वॉर को बीजेपी सियासी स्टंट बता रही है। राजनीति में आने के लिए कोई भी आ सकता है, तो इसीलिए ये इसका कोई टाइम फ्रेम नहीं है। हाँ, ये हताशा और निराशा का कांग्रेस और कांग्रेसी कल्चर के लोगों का है परिणाम, जिसके कारण इस तरह की बात हो। इस पोस्टर के मायने जरूर खास है, क्योंकि अगर बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री होती है तो इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव पर भी पड़ने वाला है। कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद भी हरियाणा के मंत्री अनिल विज के तेवर अभी तक कायम हैं। उन्होंने पार्टी आलाकमान के कारण बताओ नोटिस का लंबा चौड़ा जवाब भेज दिया है और पार्टी के सामने अपना पक्ष रख दिया है। अनिल विज को सीएम नायब सिंह सैनी और हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर निशाना साधने के बाद पार्टी ने नोटिस भेजा था और अनिल विज ने इस कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए 8 पन्नों की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी और पार्टी आलाकमान को अपनी सफाई पेश की। 3 दिन से तो बाहर गया हुआ था, बेंगलुरु गया हुआ। मैं रात आया, घर गया, ठंडे पानी से नहाया, रोटी खाई और बैठकर मैंने जवाब दिया। विज ने कहा कि उन्हें जितना याद था उतना उन्होंने अपने जवाब में लिखकर भेज दिया है। अपने जवाब में अनिल विज ने लिखा है कि अगर पार्टी को कुछ और जवाब चाहिए हो तो वो और भी देने को तैयार है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने आला कमान को भेजी अपनी सफाई में लिखा क्या है।
लेकिन अपने भेजे जवाब के टुकड़े जेब से निकालकर जरूर दिखाए। मीडिया के सार्वजनिक कर सकते हो क्या जवाब आपने भेजा है? नहीं, वो मीडिया के किसी के भी सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, बंद लिफाफे में डाल के भेजा जाता है। तो वो तो मैंने तो जो चिट्ठी लिखी और डिस्ट्रॉय की उसकी भी कतरने मैंने जेब में डाल रखी है, घर जाके जलाऊंगा। वहीं अनिल विज ने उनके भेजे गए नोटिस के सार्वजनिक होने पर भी सवाल उठाए और दावा किया कि उन तक नोटिस पहुंचने से पहले ये सार्वजनिक हो चुका था, जिसकी जानकारी उन्हें मीडिया के जरिए मिली थी। हैदराबाद में एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल खराब करने की कोशिश की गई। कुछ शरारती तत्वों ने मंदिर में मांस के टुकड़े फेंक दिए, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और तनाव का माहौल पैदा हो गया। मंदिर के अंदर मांस के टुकड़ों की खबर इलाके में जंगल में आग की तरह फैल गई। घटना से गुस्साए हिंदू समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर जमकर हंगामा किया और नारेबाजी भी की। घटना तप्पा चबूतरा इलाके में हनुमान मंदिर में हुई। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात बदमाशों ने मंदिर के अंदर शिवलिंग के पीछे मांस के टुकड़े फेंक दिए। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों की गहमा गहमी देखने को मिली। इस बीच कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी विधायक एच राजा सिंह भी मौके पर पहुंचे और इस घटना को हिंदू की आस्था के साथ खिलवाड़ बताया। साथ ही मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है। फिर एक बार मंदिरों को टारगेट किया गया। भगवान शंकर जी और हनुमान जी के मंदिर के अंदर घुसकर गौ के मांस के टुकड़े फेंके गए। शिवलिंग पर गौ मांस के टुकड़े फेंके गए। ये कोई पहला मामला नहीं है जब मंदिर में इस तरह की हरकत की गई हो। इससे पहले भी शरारती तत्व मंदिर परिसर में मांस के टुकड़े फेंक चुके हैं। इससे ये सेकंड टाइम है। पहली दफा जो है ना इधर फेंक के चले गए, अभी सेकंड टाइम जो है ना गर्भगुड़ी के अंदर डाल दिए। लेकिन ये कौन व्यक्ति डाल रहा है, क्या डाल रहा है, किधर से आके डाल रहे हैं, हमको नहीं मालूम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, लेकिन आखिर मंदिर में मांस के टुकड़े फेंक कौन तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले को लेकर बड़ा फैसला लिया और एक साथ जिले के 54 गांवों का नाम बदलने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री मोहन यादव अब तक मध्य प्रदेश के 65 गांवों के नाम बदल चुके हैं। सीएम मोहन यादव ने जिन 54 गांवों का नाम बदलने का ऐलान किया, इन सभी गांवों के नाम पहले मुस्लिम समुदाय से जुड़े थे, क्योंकि इन गांवों में एक भी मुस्लिम नहीं रहता था। फिर भी हिंदू गांव के नाम उर्दू वाले थे, लिहाजा सीएम मोहन ने कहा बदल दो। अब गांव की सूची इतनी लंबी है, मैं हमारे मंत्री राजस्व मंत्री यहाँ हैं, कलेक्टर के माध्यम से जितने गांव के नाम बदलवाना चाहते हो सभी पंचायतों के नाम बदलने की यही से घोषणा करता हूँ। सीएम मोहन यादव ने जैसे ही गांव के नाम बदलने का ऐलान किया, देवास जिले में इस पर अमल भी शुरू हो गया। कल तक जो अलीपुर था अब वो रामपुर हो गया। गांव के हर कोने में अब नया नाम लिखा जा रहा है, दीवारों की पुताई हो रही है, पुराने नाम मिटाए जा रहे हैं। नाम का नाम क्या है आपकी? रामपुर। रामपुर है? अलीपुर कब था? कल तक अलीपुर था। रामपुर सही है, अलीपुर सही है। रामपुर। वहीं एक साथ इतनी बड़ी संख्या में गांव का नाम बदलने पर सियासत भी शुरू हो गई है। मुस्लिम नेताओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, तो वहीं गांव वालों और हिंदूवादी संगठनों ने सीएम के इस फैसले का स्वागत किया। कि एक भी मुस्लिम परिवार यहाँ नहीं रहता है। ये उस समय उन लोगों ने नाम जब मुगल शासन था उस समय रखे होंगे, आज तो वास्तविकता में इनको चेंज होना चाहिए। इतना ही नहीं, हिंदू संगठनों का कहना है कि वो दिन भी दूर नहीं जब राजधानी भोपाल का नाम बदलकर भोजपुर हो जाएगा। गांवों के नाम बदलने का ये फैसला सिर्फ देवास तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे एमपी में इसका असर दिख सकता है। सवाल ये भी है कि क्या नाम बदलने से लोगों की जिंदगी में बदलाव आएगा या फिर ये केवल एक राजनीतिक एजेंडा है। आने वाले दिनों में इस पर भी बहस और तेज हो सकती है। डॉन बनने की ख्वाहिश और शुरुआत की तो सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धमकी देकर। फिर क्या था, यूपी एसटीएफ फिल्मी अंदाज में मध्य प्रदेश के मुरैना जा पहुंची और फ्यूचर डॉन के फ्यूचर को ही बदल डाला। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस युवक पर डॉन बनने का ऐसा खुमार चढ़ा कि उसने सीधे बुलडोजर बाबा से पंगा ले लिया। यानी जिसके राज में अपराधी माफिया थर-थर कांपते हैं, उसे ही धमकाकर डॉन बनने चले थे ये जनाब। लेकिन यूपी एसटीएफ ने इनका वर्तमान पता ही बदल दिया। इंस्टाग्राम से मुख्यमंत्री ऑफिस का नंबर निकाला और फोन कर दिया।
सीएम ड्यूटी में लगे स्टाफ ने कॉल अटेंड कर युवक से पूछा कि मुख्यमंत्री को कॉल किस लिए लगाया, तो आरोपी युवक सुनील ने कहा कि मेरी सीएम से बात करा दो। सीएम हाउस के कर्मचारी ने कहा कि मुझे अपनी बात बता दीजिए, तो युवक बोला मैं योगी को मारना चाहता हूँ। इतना सुनते ही पुलिस अलर्ट हो गई और फौरन 10-12 जवानों की टीम 2 गाड़ियों से मुरैना पहुंच गई, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। इस बीच आरोपी ने लोकल थाने में सरेंडर कर दिया। मुरैना पुलिस ने जब यूपी एसटीएफ को खबर दी, तब जाकर आरोपी चंगुल में आया। जब पुलिस अधिकारियों ने युवक से धमकी देने की वजह पूछी, तो उसने बताया कि वो बहुत बड़ा डॉन बनना चाहता है, जिसके बाद पुलिस ने उसे मुर्गा बना दिया। हालांकि उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में एक हाथी की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी मान्यता है कि अगर कोई इस प्रतिमा के नीचे से निकलता है तो उसे कलेश से मुक्ति मिलती है। अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी इस प्रतिमा के नीचे से निकलते हुए दिखाई दिए। क्लेश मुक्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए जीतू पटवारी हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए कांग्रेस संघर्ष कर रही है। ललाट पर चंदन और मुख में रघुनंदन का जप करते हुए जीतू पटवारी हाथी की प्रतिमा के नीचे से निकलने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई बार तो वो प्रतिमा के बीच में ही अटक जाते हैं और भगवान का नाम जपने लगते हैं। हड़बड़ाएंगे नहीं, आराम से निकल जाएंगे। पैर में लगाइए, आप कुर्ता नहीं उतारना था। नहीं निकल जाएंगे। वहाँ मौजूद कुछ लोग जीतू पटवारी का हौसला अफजाई भी कर रहे हैं और भरोसा दे रहे हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए इस कठिन रास्ते से वो जरूर निकल जाएंगे। एक मेरे को बताने। हाँ आप बताओ ना, आप बताओ। ये इसको पकड़िए, जितनी ताकत हो बढ़िया से लगाइए, बस थोड़ा सा हिल के, बस नारायण। ये थोड़ा परीक्षा लेती है ना। और फिर कठिन परिश्रम के बाद जीतू पटवारी इस परीक्षा में पास हो गए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस प्रतिमा के नीचे से निकलने में सफल हो गए। और कांग्रेस से जुड़ी इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव की प्रक्रिया शुरू होगी। 5 महासचिव और 7 प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे। कांग्रेस में कई प्रदेश प्रभारी भी बदले जाएंगे। फरवरी के अंत तक ये बदलाव होंगे। कांग्रेस में कई पुराने चेहरों को हटाया जाएगा, नए लोगों को संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। जातीय समीकरण को भी इस फेरबदल में साधा जाएगा। फरवरी के आखिर तक कांग्रेस में पुराने कई चेहरे हटकर नए चेहरे आएंगे। वीर सावरकर पर इंडिया गठबंधन में एक बार फिर ठन गई है। इस बार कांग्रेस और उद्धव की पार्टी आमने सामने है और वजह है प्रधानमंत्री का फ्रांस के मार्सिल शहर जाना, जहां कभी वीर सावरकर ने अंग्रेजों की कैद से भागने की कोशिश की थी। पीएम मोदी फ्रांस दौरे पर हैं, लेकिन भारत में उनके दौरे पर इंडिया ब्लॉक में घमासान छिड़ गया है। वजह है पीएम मोदी का ये ट्वीट और उनकी मार्सिले शहर की यात्रा। प्रधानमंत्री ने जैसे ही मार्सिले शहर की यात्रा का जिक्र करते हुए वीर सावरकर को याद किया, कांग्रेस के एक नेता ने फौरन सवाल दाग दिया और लिखा, अगर प्रधानमंत्री मोदी को मार्सिले की धरती से दुनिया को भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में याद दिलाना होता, तो वो शहीद भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गांधी जी और बहुत से लोगों का नाम लेते, न कि सावरकर का, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। सावरकर मार्सिले में जहाज से भाग निकले और फिर पकड़े गए। प्रधानमंत्री मोदी क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि भारतीय कायर हैं? कांग्रेस नेता के इस ट्वीट पर बीजेपी तो चुप रही, लेकिन इंडिया ब्लॉक से ही पलटवार हो गया। वीर सावरकर जी के ऊपर सवाल उठाना ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी वहां गए हैं, उस स्थान पर जहां वीर सावरकर जी हाथ में बीड़िया उनकी थी, अगर प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, उनको याद करते हैं, उसमें कोई गलत नहीं। हम सब के लिए वो गर्व की बात है। यानी धीरे धीरे ही सही, लेकिन उद्धव की शिवसेना अब मोदी के गुणगान करने लगी है, क्योंकि जिन वीर सावरकर पर पूरी इंडिया अलायंस उल्टी चाल चलता है, उन्हीं वीर सावरकर और मोदी की तारीफ में उद्धव के नेता तारीफों के पुल बांधते नजर आए। अमेरिका में ट्रंप सरकार आने के बाद वहां अवैध रूप से रह रहे 104 भारतीयों को वापस भेजा गया, जिसके बाद अमेरिका में छिपे हुए 12 गैंगस्टर्स को भारत वापस लाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने एक खास समय पर नई रणनीति अपनाई है। भारतीय एजेंसियों ने एक सोची समझी प्लानिंग के तहत उन 12 गैंगस्टर्स और आतंकियों की लिस्ट तैयार की है, जिनको भारत लाने के लिए अमेरिका के साथ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है। भारत इन 12 गैंगस्टर्स की लिस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान वॉशिंगटन के संबंधित अधिकारियों के साथ साझा कर सकता है।
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के टॉप ऑफिसर्स ने अमेरिकी होम डिपार्टमेंट को ऐसे 12 गैंगस्टर्स के अपराधों से जुड़े दस्तावेज सीबीआई के जरिए इंटरपोल और अमेरिका को सौंपे जा चुके हैं। अब अमेरिका के वॉशिंगटन में पीएम मोदी की यात्रा के दौरान डिप्लोमेटिक स्तर पर उन 12 गैंगस्टर्स और खालिस्तानी आतंकियों को भारत डिपोर्ट करने पर सहमति बन सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत जिन 12 गैंगस्टर्स और आतंकियों की लिस्ट अमेरिका को सौंपने वाला है, उनमें सबसे पहला नाम अनमोल बिश्नोई का है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। दूसरा नाम है गोल्डी बरार का, जो बिश्नोई गैंग का मुख्य सदस्य है। तीसरा नाम है धर्मजीत सिंह कहलो का, जिस पर मूसेवाला की हत्या से पहले हथियार सप्लाई करने और रेकी करने का आरोप है। चौथा नाम है अमृतपाल सिंह, जो जग्गू भगवापुरिया गैंग का सक्रिय सदस्य है। पांचवा नाम है हरजोत सिंह। इसके अलावा हरबीर सिंह, नवरूप सिंह, स्वर्ण सिंह, योगेश उर्फ बॉबी बेरी, साहिल कैलाश रितोली, आशु उर्फ भानु प्रताप, सांभली अमन सांभी समेत। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास नहीं रहे। 85 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। आचार्य सत्येंद्र दास ने लखनऊ पीजीआई में अंतिम सांस ली और उनके निधन से संत समाज समेत पूरे देश में शोक की लहर। आचार्य सत्येंद्र दास को 3 फरवरी के दिन ब्रेन हेमरेज के बाद गंभीर हालत में लखनऊ पीजीआई के न्यूरोलॉजी वार्ड के एचडीयू में भर्ती कराया गया था। आचार्य सत्येंद्र दास के निधन पर अयोध्या के मठ मंदिरों में शोक की लहर है। आचार्य सत्येंद्र दास का पार्थिव शरीर उनके आवास अयोध्या लाया गया है। संतों, श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए। उनके निधन से अयोध्या के साथ साथ पूरे देश के संत समाज और राम भक्तों में शोक की लहर है। पीएम मोदी ने भी उनके निधन पर शोक जताया है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास जी के देहावसान से अत्यंत दुख हुआ है। धार्मिक अनुष्ठानों और शास्त्रों के ज्ञाता रहे महंत जी का पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा में समर्पित रहा। देश के आध्यात्मिक और सामाजिक जीवन में उनके अमूल्य योगदान को हमेशा श्रद्धा पूर्वक याद किया जाएगा। हिंदू संगठन की नहीं, मुस्लिम समाज भी अब वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहा है। कई मौलानाओं ने मुस्लिम समाज के लोगों को वैलेंटाइन डे से दूर रहने की अपील की है और इसके लिए फतवा भी जारी किया है। और वैलेंटाइन डे पर इस फतवे को जारी किया है भोपाल के मौलाना काजी अनस अली ने। उन्होंने वैलेंटाइन डे को इस्लाम के खिलाफ बताते हुए निकाह से पहले लड़के लड़कियों के साथ घूमने पर आपत्ति जताई। शादी से पहले लड़का लड़की का एक दूसरे के साथ घूमना, गैर महरम के साथ घूमना बिल्कुल जायज़ नहीं है, गलत है। इस तरीके का अमल मैं तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मौलाना काजी अनस अली ने आरोप लगाया कि वैलेंटाइन डे के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, जो इस्लाम में हराम है। वैलेंटाइन डे के दिन भी बिल्कुल अश्लीलता फैलाई जाती है। एक गैर महरम लड़का एक गैर महरम लड़की के साथ घूम रहा है और बाहर, और तो उनके हाँ बिल्कुल गलत काम हो रहा है। उनका घूमना ही नाजायज है, हराम है। वैलेंटाइन डे पर हिंदू संगठनों और मौलानाओं का विरोध नया नहीं है। हर साल 14 फरवरी से पहले हिंदू और मुस्लिम संगठन प्रेमी जोड़े पर कार्रवाई की चेतावनी और फतवे जारी करते रहे हैं। फतवा मान लें आप इसको, अपील मान लें मेरी आप इसको जिस तरीके से देखना हो। मेरे जो छोटे हैं वो इसको मेरा हुक्म माने और जो मेरे साथी हैं वो इस बात को मेरी नसीहत माने। वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं, ये फैसला हर किसी का व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन इस पर जारी बहस फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक हिंदू संगठनों ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ लठ जिहाद का ऐलान कर दिया है और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाने वालों का लाठियों से इलाज करने की चेतावनी भी दे दी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में महिला क्रांति सेना विंग ने प्रकाश चौक पर अपने दफ्तर में लठ पूजन किया। इस दौरान क्रांति सेना की महिलाएं लाठियों को तेल और तिलक लगाकर उन्हें वैलेंटाइन डे के लिए तैयार करती हुई दिखाई दी। लठ पूजा के बाद महिला क्रांति सेना के सदस्यों ने एकजुटता दिखाई और हर हर महादेव के नारे लगाए। महिला क्रांति सेना ने वैलेंटाइन डे के खिलाफ सख्त संदेश दिया और 14 फरवरी को अश्लीलता फैलाने वालों के खिलाफ लाठी बरसाने की चेतावनी दी। जो भी 14 तारीख में किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं भी बैठा हुआ मिल गया जोड़े से या कहीं भी अश्लीलता फैलाते मिल गया तो हम उसे लठ से इलाज कर देंगे। वहीं मध्य प्रदेश के देवास में भी हिंदू संगठन के लोग 14 फरवरी को अश्लीलता फैलाने वाले प्रेमी जोड़ों के लिए लाठियों को तेल पिलाते हुए नजर आए। डंडा देख लीजिए,
दिखा दीजिए तेल कौन ये सारे देखिए, ये सारे तेल लगा लिया है, ये बिल्कुल ये देख लीजिए, ये देख लीजिए तेल लगा के अगर किसी ने भी अश्लीलता फैलाई हमारे। हिंदू संगठनों का आरोप है कि वैलेंटाइन डे से पहले प्रेमी जोड़े शहर में अश्लीलता फैला रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी हमारे शहर में अश्लीलता फैलाई, किसी भी प्रकार का हमारा धर्म का अपमान किया, तो ये डंडे से उसके हाथ पैरों की सेवा हम कर देंगे। यूपी, एमपी के अलावा दूसरे कई राज्यों में भी कई हिंदू संगठन वैलेंटाइन डे मनाने वालों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं और चेतावनी जारी कर रहे हैं कि अगर कोई भी भारतीय संस्कृति का अपमान करता हुआ पाया गया तो उसकी खैर नहीं। रेस्टोरेंट में छोटी छोटी बच्चों को लेकर जाएगा और वैलेंटाइन डे मनाएगा, इसलिए सोच समझ कर ही रेस्टोरेंट में जाए। झारखंड के कोडरमा में मूर्ति स्थापना के वक्त बवाल मच गया। कुछ शरारती तत्व मंदिर के पास ईंट, पत्थर और लाठी डंडों के साथ मुस्तैद थे। तभी दूसरे गुट के पहुंचते ही यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मंदिर पर कब्जा करने की नीयत से वहां मौजूद कुछ लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, बड़ी बड़ी ईंट से हमला कर रहे थे, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया गया कि रविदास मंदिर से थोड़ी ही दूर पर दुर्गा माता का मंदिर निर्माणाधीन है। इसे लेकर कुछ महीने पहले होर्डिंग और बैनर पोस्टर लगाए गए थे। ऐसे में संत रविदास की जयंती पर जब बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे तो होर्डिंग और बैनर देखकर भड़क गए और मां दुर्गा की तस्वीर को हटाने लगे, जिसके बाद दोनों तरफ से माहौल तनावपूर्ण हो गया। घटना की जानकारी के बाद पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया, लेकिन आक्रोशित लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। जिसके बाद कोडरमा के बड़े बड़े पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर कैंप कर रहे हैं। इलाके में शांति व्यवस्था बहाल करने की कोशिश हो रही है और घटना में शामिल आरोपियों को वीडियो की मदद से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये देखिए, इस पर उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ योगी का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। गाजियाबाद प्राधिकरण की टीम ने अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनीज पर अब कार्रवाई की है और इसके साथ ही 4 दुकानों पर बुलडोजर भी चला दिया। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। गाजियाबाद प्राधिकरण की टीम ने जोन 8 लोनी में अवैध कॉलोनियों में दुकानों और प्लाटों पर कार्रवाई की। यहाँ अतिक्रमणकारियों ने सरकारी जमीन पर बाउंड्री डालकर कब्जा किया हुआ था और यहाँ कॉलोनी बसाने की तैयारी चल रही थी, जिसके बाद प्राधिकरण की टीम बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और यहाँ अवैध रूप से बन रही 8 कॉलोनियों के निर्माण को ध्वस्त किया। इसके साथ ही 4 दुकानों पर भी बुलडोजर चलाया। इलाचीपुर में 5 कॉलोनी की साइट पर बने हुए ऑफिस और बाउंड्री वॉल को भी बुलडोजर से तोड़ा गया। क्षेत्र के मीरपुर में बनी हुई 3 अवैध कॉलोनियों की बाउंड्री को तोड़कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी की गई। गाजियाबाद में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। प्रशासन रोस्टर बनाकर कब्जे की गई जमीन को मुक्त करवा रहा है। महाकुंभ में माघी पूर्णिमा का महास्नान सकुशल संपन्न हो गया। करीब 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने आज संगम में डुबकी लगाई और इसी के साथ मुख्यमंत्री की वो प्रतिज्ञा आज पूरी हो गई, जिसकी शपथ उन्होंने मौनी अमावस्या पर भगदड़ के बाद ली थी। ये तस्वीरें सीएम योगी के महाकुंभ को लेकर उस अटूट प्रतिज्ञा की प्रतीक हैं, जिसे पूरा करने के लिए योगी सुबह से ही उठकर पूरा करने में जुट गए। सीएम आवास पर इसके लिए एक वॉर रूम बनाया गया, जहां से मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट खुद लेते रहे। प्रयागराज महाकुंभ में आज माघी पूर्णिमा के अवसर पर भी करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं। प्रातः 4 बजे से ही मैं उस व्यवस्था में लगा था। माघ पूर्णिमा पर सुबह से ही संगम पर श्रद्धा का सैलाब आस्था की डुबकी लगाने के लिए उमड़ पड़ा। ये जन सैलाब की तस्वीर उसी की तस्दीक करती है। मौनी अमावस्या के बाद सबसे बड़ा स्नान आज था, लिहाजा इंतजाम भी तगड़े किए गए। असर ये हुआ कि कहीं कोई व्यवधान नहीं, अब सुगम और शांतिप्रिय तरीके से चलता रहा। बहुत अच्छी व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की गवाही योगी की प्रतिज्ञा पूरी होने का सबूत है। आस्था का इतना बड़ा सैलाब, लेकिन मजाल है कहीं अव्यवस्था हो जाए। स्पेशल 28 की नई तैनाती का भी असर है। प्रतीत हो रहा है कि अब तक 1 करोड़ से अधिक लोग स्नान कर चुके हैं। अभी तो पूरे दिन का आप समझ सकते हैं कि कितने श्रद्धालु आएंगे। महाकुंभ में पूर्णिमा पर पावन स्नान के लिए इतनी अपार भीड़ उमड़ी कि गिनती करना भी शायद संभव नहीं, लेकिन योगी के दृढ़ संकल्प ने इतने बड़े महास्नान को बिना विघ्न पूरा किया, तो ये भी किसी कमाल से कम नहीं। भीड़ बहुत है, लेकिन मैनेजमेंट की जो व्यवस्था की गई है, इस बार जो बदलाव किए गए हैं, उसका असर दिख रहा है कि कहीं भी आपको भीड़ इकट्ठा नहीं देगी।
यानी मुकम्मल तैयारियों और योगी के दृढ़ संकल्प ने आखिर वो कर दिया जिसकी उम्मीद मौनी अमावस्या के बाद टूटती नजर आ रही थी। लेकिन इतना बड़ा आयोजन यूं ही संपन्न नहीं हुआ। खुद मुख्यमंत्री पल पल की अपडेट लेते रहे, खुद पल पल निर्देश देते रहे, तब जाकर ये महास्नान का प्रण पूरा हुआ। 144 साल का शुभ संयोग, माघी पूर्णिमा का अवसर, भला इतने दुर्लभ संयोग पर श्रद्धालुओं का सत्कार कैसे ना होता। लिहाजा महाकुंभ में आए संतों श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने पुष्प वर्षा यानी फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। नीचे करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब और ऊपर से बरसते फूल। महाकुंभ के तट पर मानो सतयुग की झलक दिखाई दे रही हो। ये योगी का आस्था के सम्मान का अपना तरीका है। सनातन के पथ पर श्रद्धा से बढ़ते हर कदम का ऐसा भव्य दिव्य स्वागत योगी युग से पहले भला कब आपने देखा था? जरा देखिए, ये महाकुंभ में माघी पूर्णिमा के पावन अवसर की तस्वीरें हैं जब हेलीकॉप्टर से सभी घाटों पर स्नान कर रहे श्रद्धालुओं, साधु संतों और कल्पवासियों पर फूलों की बारिश की गई। पुष्प वर्षा की शुरुआत सुबह 8 बजे से ही हो गई, जब बड़ी संख्या में श्रद्धालु विभिन्न तटों पर स्नान कर रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद संतों और श्रद्धालुओं ने अभिभूत होकर जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाने शुरू किए और आस्था के ऐसे सम्मान पर श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की खूब प्रशंसा की। जैसे ही आसमान में हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी, सभी को आभास हो गया कि उन पर पुष्प वर्षा होने वाली है। और जैसे ही गुलाब की पंखुड़ियां श्रद्धालुओं पर पड़ी, पूरा वातावरण हर हर महादेव, गंगा मैया की जय और जय श्री राम के नारों से गुंजायमान हो गया। दरअसल योगी सरकार प्रत्येक स्नान पर लगभग 20 क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों से बारिश करती है और ये परंपरा इस बार भी जारी रही। महाकुंभ में पावन डुबकी का प्रण और ट्रेन में श्रद्धालुओं का रण। अब तक ट्रेनों में भारी भीड़ की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन अब तो ट्रेन में बैठने के लिए प्लेटफॉर्म पर पुलिस का पहरा लगाना पड़ गया है ताकि वहां यात्री घुसने पाए जिनके पास टिकट हो। बिहार से आने वाली ट्रेनों का बुरा हाल है। श्रद्धा के पथ पर ऐसी भीड़ की कैमूर जिले में पुलिस की मौजूदगी के बावजूद यात्री ट्रेन में चढ़ नहीं पा रहे। टिकट की कॉपी जेब में और फोन में ही रह गई। और किसी का रिजर्वेशन है इसमें? किसी और का रिजर्वेशन है? नहीं है। कुछ इसी तरह पटना के रेलवे स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है। जरा ट्रेन के दोनों तरफ जनसैलाब देखिए, ये भीड़ भी महाकुंभ की ही है। मजाल है कि ट्रेन में पांव रखने की जगह मिल जाए। मेरे ठीक पीछे ये तस्वीर देखिए, प्लेटफॉर्म नंबर 5 की ये तस्वीर ब्रह्मपुत्र मेल यहाँ पर पहुंची है और जो भी ट्रेनें बिहार से प्रयागराज तक जा रही हैं, उन ट्रेनों में चढ़ने के लिए किस तरीके की मारामारी जंक्शन पर हो रही है, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। यानी महाकुंभ जाने का प्रण और ट्रेन में रण करते श्रद्धालुओं को अगर पावन स्नान का मौका मिल भी गया तो रास्ते में लठमार पाप से ये कैसे बच पाएंगे। माघी पूर्णिमा पर महाकुंभ ही नहीं, हरिद्वार से काशी और अयोध्या तक भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मान्यता है कि इस दिन पावन स्नान के साथ भगवान विष्णु के पाठ से पुण्य की प्राप्ति होती है और यही वजह है कि धार्मिक स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। सबसे पहली तस्वीर महादेव की नगरी काशी की है। मोक्ष की नगरी में मां गंगा के तट पर ऐसा जन सैलाब उमड़ा कि पूरी काशी बम बम बोल उठी। गंगा स्नान से लेकर बाबा विश्वनाथ धाम तक जहां तक नजर जाए बस श्रद्धा का सैलाब है। जरा गंगा घाट की ये तस्वीरें देखिए, भक्तों का ऐसा सैलाब विरले ही देखने को मिलता है। हर कोई एक पावन डुबकी से पुण्य प्राप्ति की चाहत में यहाँ पहुंचा है। तो दूसरी तरफ बाबा विश्वनाथ के धाम में भी भक्तों का तांता लगा रहा। भला गंगा स्नान करें और महादेव को जल अर्पित न करें तो कैसे ये तब पूरा होगा। अब जरा रामनगरी अयोध्या का हाल देखिए। मां सरयू के तट पर भक्त आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। पावन स्नान, मां सरयू की आरती और फिर दान पुण्य। मां सरयू में स्नान के बाद ये भक्त प्रभु राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर की ओर बढ़े। अयोध्या की गलियां जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। आस्था के पथ पर सिर्फ रामनामी भक्त ही नजर आ रहे थे। धर्मनगरी हरिद्वार में भी माघी पूर्णिमा पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। हरिद्वार के घाटों पर भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। हर हर गंगे की जयघोष से गुंजायमान धर्मनगरी में सुबह से ही पावन स्नान शुरू हो गया था, जो पूरा दिन चलता रहा।
यानी माघी पूर्णिमा के पावन अवसर पर महाकुंभ से लेकर काशी, अयोध्या टू हरिद्वार तक भक्तों की भारी भीड़ नजर आई। आस्था के नाम पर अंधविश्वास का बाजार आज भी फल फूल रहा है। खबर बिहार के बाढ़ जिले से है, जहां माघी पूर्णिमा पर एक तरफ लोग आस्था की डुबकी लगा रहे थे तो दूसरी तरफ भूत प्रेत के नाम पर अंधविश्वास का खेल भी चल रहा था। ये तस्वीरें बानगी हैं अंधविश्वास के उस भ्रमजाल की जिसमें फंसी ये महिलाएं भूत प्रेत होने का दावा कर रही हैं। किसी पर प्रेत आत्मा आई है, किसी पर चुड़ैल, तो कोई खुद पर देवी की सवारी होने का दावा कर रहा है। यहाँ जितनी भी महिलाएं अजीबोगरीब हरकतें करती नजर आ रही हैं, ये सभी अंधविश्वास के बाजार की गिरफ्त में हैं। बाढ़ जिले के काशी उमानाथ घाट पर हर साल माघ मेले में ऐसी ही तस्वीरें दिखाई देती हैं। भूत प्रेत से लेकर देवी देवताओं की सवारी तक सब कुछ यहाँ देखने को मिल जाएगा। दरअसल यहाँ उत्तरायण गंगा होने के कारण भूत खिलवा के लिए बिहार के कोने कोने से लोग जुटते हैं। भगत हाथों में डंडा और झाड़ू लेकर महिलाओं के शरीर से भूत झाड़ने का दिखावा करते हैं। जैसे जैसे ढोल पर थाप तेज होती है, महिलाएं और तेजी से अपना सर धुनने लगती हैं और वो हाथों में तलवार या डंडा लेकर झूम झूम कर नाचने और गाने लगती हैं। काशी उमानाथ घाट पर अंधविश्वास का ये खेल सालों से यूं ही चला रहा है। भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री एक बार फिर से चर्चा में है। फैक्ट्री के जहरीले कचरे को लेकर पीथमपुर के लोगों का विरोध और तेज हो गया है। पीथमपुर बचाओ समिति के सदस्यों ने शव सत्याग्रह कर जहरीले कचरे का विरोध किया है। आज तक आपने कई धरने देखे होंगे, कई आंदोलन देखे होंगे, लेकिन धार के पीथमपुरा की तस्वीरें देखिए। ये कोई शव नहीं है, बल्कि उस जहरीले कचरे का विरोध है जिस जहर ने भोपाल को कभी न भूलने वाले जख्म दिए। जिस जहरीले कचरे को हटाने के लिए 40 साल तक लड़ाई लड़ी गई। कोई गलती, कोई लापरवाही न हो, यही बताने के लिए ये 12 शव हमने आज यहाँ पीथमपुर नगरी में रखे हैं। पीथमपुरा बचाओ समिति के 12 प्रदर्शनकारी शव की मुद्रा में लेट गए। ये प्रदर्शन उन 12 कंटेनरों के विरोध में था जिनमें 1 जनवरी की रात को भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का जहरीला कचरा लाया गया था। ठीक 12:12 पर 12 लोगों ने शव सत्याग्रह कर भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से आए 12 जहरीले कंटेनर का विरोध किया। कार्बाइड का जहरीला कचरा के जो 12 कंटेनर आए हैं, वो 12 कंटेनरों के विरोध में आज 12 तारीख को 12 बजे 12 मिनट को 12 शव यासन करके हमने विरोध प्रकट करा। दरअसल पीथमपुरा के जिस इलाके में भोपाल के जहरीले कचरे को लाया गया है, वो धार और इंदौर के करीब आता है। जहरीले कचरे की भयानक यादें अब पीथमपुरा के लोगों को सताने लगी हैं। उन्हें आशंका है कि भोपाल की तरह कहीं पीथमपुरा में भी प्रदूषण और गंभीर बीमारियों वाली समस्या ना खड़ी हो जाए। सड़क पर चलती गाड़ी में आग लगने की घटना तेजी से बढ़ रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के झालावाड़ और मध्य प्रदेश के देवास से आई है, जहां ट्रक धू-धू कर जलने लगा। ये हैरान करने वाली तस्वीर देवास की है। बताया जा रहा है कि टायर फटने के बाद जोरदार धमाका हुआ और ट्रक में भीषण आग लग गई। हादसे के वक्त ट्रक में ड्राइवर समेत 3 लोग सवार थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला और घटना की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन अग्निकांड में भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। कुछ ऐसी ही तस्वीर राजस्थान के झालावाड़ से भी आई है। यहाँ मिनी ट्रक में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरी गाड़ी आग में जलकर खाक हो गई। इस हादसे में किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है।